हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पदखंड काव्य से संबंधित मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कटबक नामक पाठ के अर्थ को समझते हुए चलिए पहले हम लोग कवि के जीवन परिचय से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में रायबरेली जिले के जायस नामक गाँव में हुआ था इनका जन्म। और जायस नामक गांव में हुआ था इनका जन्म, इसलिए इनका नाम जायसी है। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से यह प्रसिद्ध हैं। तो आगे है, मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण धारा के प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अतः एग्जाम में अगर पूछे कि यह किस प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, किस शाखा के, तो आप लिखेंगे उसका आंसर प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि हैं। ठीक है। जायसी जाति के मुसलमान होते हुए भी साहित्य में सुर मतलब होता है सूरदास और तुलसी के समान ही महत्व रखते हैं। तो यह क्यों रखते हैं? क्योंकि भारतीय संस्कृति में निष्ठा, धर्म के प्रति आस्था एवं हिंदू मुस्लिम के संस्कृति में समन्वय पर बल देना है। ठीक है, मतलब उनके कनेक्शन पर, हिंदू और मुस्लिम के आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हुए ये अपनी साहित्य में सुर और तुलसी के समान ही महत्व रखते हैं। आगे है, उनका जन्म रायबरेली जिले के जायस नामक गांव में इतने 1492 यानी 1492 ईस्वी में हुआ था, इसलिए वे जायसी नाम से प्रसिद्ध हुए। चेचक के प्रकोप से जायसी को कुरूप बना दिया। चेचक के प्रकोप ने उनकी कुरूपता को देखकर दिल्ली के पठान बादशाह हंस पड़े। ठीक है, तब जायसी ने उनको संबोधित करते हुए कहा, मोहिका हसित कुरा हरी, अर्थात मुझ पर क्या हंसते हो, मेरे उस बनाने वाले कुम्हार पर हंसो। जायसी एक उच्च कोटि के विद्वान थे। इस विद्वता के कारण उनका बहुश्रुत होना अनिवार्य था। बहुश्रुत मतलब होता है एक ही लाइन में बहुत ही बड़े उत्तर को प्रस्तुत करना सामने वाले के समक्ष। आगे है, वे ज्योतिष विद्या, वेदांत और हठ योग में निपुण थे। उनकी रचनाओं को देखकर विदित होता है कि जायसी के ऊपर तत्कालीन मतांतरों का भी प्रभाव था। अमेठी के राजा के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। उनकी मृत्यु 1542 में हुई थी। और इनकी वैसे बहुत सी रचनाएं हैं, पर जो रचनाएं प्रमुख हैं और प्रसिद्ध हैं उसे यहाँ मैंने प्रस्तुत किया है, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कविता के पहली पंक्तियों की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जय कवि सुनी। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के अंदर के रूप एवं गुण में गुण को प्रमुखता देकर कहा है कि, जिसमें कवि कह रहे हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी जो है, यानी वो खुद को बोल रहे हैं कि वो गुणी है। मतलब उन जायसी के पास केवल एक ही नैन है, लेकिन फिर भी वो गुणी है, जिस वजह से उनके काव्य को लोग सुनते हैं और उनके काव्य की ओर विमोहित हो जाते हैं और बंध जाते हैं उस काव्य को सुनने के लिए। अतः आप एग्ज़ाम हॉल में इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के कुछ अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुणी है, जो कि उनके काव्य को सुनता है, जो भी उनके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। ओके, अब सेकंड पंक्ति में है, चाँद जैस जग विधि ओतोरा, दिन कलंक किन्न उजियारा, जग सूझा एकई नैनाहा, उवा सूख अस नखतन माहा। अर्थात जैसे ईश्वर ने इस धरती पर चंद्रमा को भेजा है, उसी प्रकार यहाँ पे इस धरती पर कवि को भी ईश्वर ने भेजा है। और जिस प्रकार चंद्रमा में कुछ कमी है, चंद्रमा में जैसे दाग है, तो लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रमा प्रकाश फैलाता है पृथ्वी पर, उसी प्रकार कवि में भी कुछ कवि जो हैं वो कुरूप हैं और एक आँख से हैं, तो उनमें ये कुछ बुराइयां हैं, परंतु उनके गुण के कारण उनकी ये बुराइयां छिप गई हैं। उसी प्रकार कह रहे हैं कवि
कि वे बिल्कुल चंद्रमा के समान है, जो कि पूरे धरती पर प्रकाश फैलाता है, जबकि उसमें दाग है। आगे देखिए कह रहे हैं कवि, जब लही अबही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अर्थात जब तक आम में नुकीली डाब या फिर मंजरी नहीं होती, मजरी, तब तक उसमें से सुगंध नहीं आती है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब कि जब तक आम में कोई मज्जरी नहीं होगा तब तक उस आम का कोई स्वाद ही नहीं होगा। जब तक आम पकेगा ही नहीं तब तक उससे पहले हम लोग उसका खुशबू नहीं ले सकते हैं, उसके राइपी खुशबू नहीं ले सकते हैं उसका, और रसीला खुशबू नहीं ले सकते हैं जब तक कि उसमें मीठा रस ना हो। ठीक है, आगे है, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयो असूझ अपारा। अर्थात इसमें कवि कह रहे हैं कि समुद्र का पानी खारा है, इसलिए ही वह असूझ और अपार लगता है। ठीक है, तो इंसान को ऐसा बनना चाहिए कि जो कि प्यास को बुझा सके, भले ही वह थोड़ा रहे। जैसे झील का पानी जो है वो इंसान को, झील या तालाब का पानी खारा नहीं होता, भले ही थोड़ा रहता है, शॉर्ट रहता है, पर खारा नहीं होता, और लोगों की प्यास को बुझा के खुद भी तृप्त होता है और लोगों को भी तृप्त करता है। परंतु समुद्र का पानी इतना खारा है कि वह इतना विशाल होने पर भी कुछ नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे लिख रहे हैं कवि कि जो सुमेरु त्रिशूल बिनासा, भा कंचन गिरे आग आकाशा। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, तब तक वो सोने का नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत एक ऐसा पर्वत था जिसको त्रिशूल से ही नष्ट किया जा सकता था, और उसके बाद ही वह सोने में कन्वर्ट होता, सोने में ही बदलता। ठीक है, आगे यहाँ पे कवि कह रहे हैं, जो लही घरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। ठीक है, यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि जब तक घरिया यानी सोने गलाने वाला पात्र जो होता है उसको घरिया कहते हैं, तो जब तक घरिया में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि का अर्थ है कि इंसान को अगर चोट लगती है तभी वह जीवन के सभी दायित्वों को समझता है और अपने कर्तव्य से परिचित होता है। ठीक है, तो इंसान को जब तक पीटा न जाए तब तक वह सोना नहीं बनता है। ठीक है, नहीं तो वो जो लोहा है उसमें से भी आवाज़ निकलती है, लेकिन सोने को जब पीटा जाता है तो उसमें से आवाज़ नहीं निकलती है, क्योंकि वह सोना है, उसे सोना बनना रहता है, उसे अपना वैल्यू जमाना रहता है कि मेरी इतनी वैल्यू हो, इसीलिए वह घरिया में पीटता चला जाता है। आगे लिख रहे हैं कवि, एक नैन जस दर्पण ओ तही निर्मल भाव, सब रूपवंत गहि मुख जीवो कई चाव। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कहना चाह रहे हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। ठीक है, यानी कि कवि जो है वो एकदम स्वच्छ मन के हैं, निर्मल मन के हैं, जबकि उनके पास एक ही आँख है और वह पूरी तरह से कुरूप है, और यह कुरूप जो है वो चेचक नामक बीमारी के कारण वह कुरूप हो गए। और ये मैंने आपको जीवन परिचय में बता रखा है, तो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसे अवश्य सुना। ठीक है, यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि कवि एक नैन के होते हुए भी निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए हुए उनके मुख के तरफ ताका करते हैं। ठीक है, तो अनेक रूपवान लोग, हालांकि कवि जो है वो रूपवान नहीं है, कवि जो है वो एकदम से कुरूप हैं लेकिन गुणवान है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणवान को ज़्यादा उच्च माना गया है कवि के अनुसार, और सच है ये। अगर आपके पास रूप है और गुण नहीं है तो आपका जो रूप है वो भी नष्ट है, समझ लो। अगर आपके पास रूप नहीं है और गुण है तो समझो आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। ठीक है,
बिल्कुल कवि की तरह। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कवि कि उनकी इस गुण के वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा करके उनके मुख के तरफ ताका करते हैं कि मुझे आपसे ये चाहिए और ये उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पे आगे कह रहे हैं कवि, मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा सुना सना जो प्रेम और प्रेम पौर गा पावा जोई लाई रकत कैलई गाढ़ी प्रीत नयन नन जल भई। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बता रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने काव्य रच कर सुनाया है। ठीक है, इस पंक्ति में इन्होंने अपने काव्य को रच कर सुनाया है और जिसमें भी इसे सुना है उससे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। तो जैसा कि पद्मावत है, आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इसमें कवि ने अपने मुख से राजा के दरबार में, किसी राजा के दरबार में सुनाया होगा, तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब कवि ने अपने रचनाओं को सबके सामने प्रस्तुत किया और सबके सामने पढ़ के सुनाया तो लोग उस कविता को सुनकर प्रेम की पीड़ा से लघु हो गए, अतः अनुभव किए लोग कि प्रेम की पीड़ा को। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि गाढ़ प्रीति नयन नंद जल भेई। ठीक है, यानी कि मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से जल में भिगोया है। यानी कि कवि जो हैं वो जो पद्मावत है या फिर कोई भी रचना है उनकी, वो बड़े ही मेहनत से लिख रहे हैं, रक्त की लई लगाकर, यानी कि बहुत ही मेहनत से लिख रहे हैं कवि अपने इस कविता को। ठीक है, जैसे गाढ़ी प्रीति को आंसू के जल में भिगोया है। ठीक है, तो ये कवि जो हैं बहुत ही ज़्यादा लगन और मेहनत से अपनी कविता को लिखते हैं, इसीलिए उनका जो है वो गुण वो है इम्पॉर्टेंट है, ना कि उनका रूप। और किसी भी इंसान का सबसे पहले लोग गुण देखते हैं, उसके बाद रूप देखते हैं। और अगर आप में गुण हैं तो रूप की चिंता मत करिए। देखिए आगे कवि कह रहे हैं कि ओ मन जानी कबित अस किन्हा मकु यह रहे जगत महे चिन्हा कहाँ सो रतन सेव अब राजा कहाँ सेऊ अब बुद्धि उपराजा कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान कहे रागो जय किन बखान कहे स्वरूप पद्मावती रानी कोई न रहा जग की कहानी। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार इस काव्य की रचना यह जानकर की गई है कि मेरे न रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। यानी कि ये कविता के रचने का यही उद्देश्य था कवि का कि मतलब कवि की आने वाली पीढ़ी या फिर बहुत सारे लोग इनकी कविता को पढ़े और उनकी यह निशानी बन के रह जाए, आखिरी निशानी बन के रह जाए। तो इनकी आखिरी निशानी तो बनी गई है, हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं इसे, तो इनका जो ये एम था वो पूरा हो गया है। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पे कवि कह रहे हैं कहाँ सो रतन सेन अब राजा कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा, अर्थात अब न वह रतन सेन है और न वह रूपमती पद्मावती। ठीक है, तो अब रत्न सेन भी नहीं रहा है और पद्मावती भी नहीं है, न वह बुद्धिमान सुआ भी नहीं है अब। ठीक है, तो ये तीनों जो थे वो पुराने ज़माने के यानी हिस्टोरिकल वॉरियर थे। तो यहाँ पे उन्होंने इन तीनों के बारे में कहा है कि न पद्मावती है, न रत्नसेन है और ना ही वह बुद्धिमान सुआ है और ना ही राघव चेतन या फिर अलाउद्दीन भी नहीं है। यहाँ लिखा है कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान। ठीक है, कहाँ राघव जय किन बखान। यहाँ पे लिखा है कवि ने कि न रत्नसेन है, न सुआ है बुद्धिमान, न पद्मावती है, न अलाउद्दीन सुल्तान है और न ही राघव राजा है। ठीक है, राघव चेतन है या फिर अलाउद्दीन भी उसका नाम है, तो न वो है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है।
कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग कही कहानी। अर्थात आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। अर्थात यहाँ पे कवि सही ही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं यहाँ पे कवि कि इंसान अगर अच्छे कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है, तो लोग उसके कार्य को याद रखते हैं और उस कार्य की वजह से ही उस इंसान की पहचान होती है, न कि उस इंसान के रूप को लेकर उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार पद्मावती थी और अलाउद्दीन थे और राघव चेतन थे। इन लोगों के कहानियाँ ही सिर्फ रह गई हैं और इनकी कहानियों की वजह से ही इनके नाम का वर्णन यहाँ पे किया है कवि ने, नहीं तो ना ये रचना करते और ना ही कभी इनके नाम को यहाँ पे लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे कभी इसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दिए हैं कि इंसान का केवल गुण ही काम करता है, ना कि गुण ही पहचान बनता है इंसान का, ना कि उसका रूप। ठीक है, यहाँ पे आगे है कि धनी सोऊ जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मैर न बासु। अर्थात यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वह इंसान तो बहुत ही ज़्यादा धन्य होगा जो जिसकी प्रतिष्ठा इस संसार में है और अनेक लोग उसको याद करते हैं, उस व्यक्ति को। जिस प्रकार कवि, इस प्रकार तो कवि भी बहुत ज़्यादा धन्य है क्योंकि कवि भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं अब अपने इस रचना के वजह से। ठीक है, तो जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वह व्यक्ति भी एकदम धन्य है जिसकी प्रतिष्ठा इस संसार में रह जाती है उसके अच्छे कर्मों की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि के न जगत जस बेचा, के न लिन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। ठीक है, अर्थात यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में यश ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। यानी कि यश तो आप जानते ही होंगे, प्रतिष्ठा होता है यश, और जो इंसान अपने कर्मों से लेता है, कर्मों से प्राप्त करता है यश को। ठीक है, तो यहाँ पे कवि वही कह रहे हैं कि यश जो है वो ना ही बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल, अर्थात जो मेरे इस कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्द में याद रखेगा। ठीक है, तो ये इस कहानी को रचने में या फिर किसी भी कहानी को रचने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और खून पसीने बहा के इस चीज़ को लेह लगा के कवि लोग लिखते हैं। तो इस कहानी को लिखने वाला जो है वो कवि को याद रखेगा और वाकई में ये बात सच है, इतनी अच्छी कहानी है। तो इसमें कवि बहुत ही अनमोल सीख दे रखे हैं कि रूप माने नहीं रखता, माने रखता है हमारा गुण। और घुमा फिरा के बात कवि इसी चीज़ को कर रहे हैं कि अगर आपके पास गुण है और रूप नहीं है तो बहुत ही बेकार बात है, परंतु अगर आपके पास गुण है, रूप नहीं है तो बहुत ही प्रतिष्ठा वाली बात है और आप अपने इस गुण के माध्यम से इस दुनिया में अपने कीर्ति को, यश को बढ़ा सकते हैं और इतिहास में अपना नाम छपवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह सेक्शन जो है वो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा और हमारे छोटे फैमिली ई टू रीड विद का हिस्सा बन गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। सेव वाटर सेव फ्यूचर।